हाँ जी, कल क्या काम मिला था आपको? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7, 11, 8 और 9। ठीक हो गया। कर लिए सवाल फिर? क्वेश्चन 9 नहीं हुआ? अच्छा जी, देखते हैं, अभी देखते हैं। बुक पैक की कब तक प्रिंट हो जाएगी? जैसे प्रिंट होगी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा जी। जो आपने अपलोड किया है उसके आंसर्स, ये जो मैंने अपलोड उसमें करवाया था, इसमें क्या आंसर्स नहीं है? ये देखिए, एंड पे आंसर्स ही हैं इसमें। आपने इसको देखा, ये सवालों के जवाब हैं। ये क्वेश्चन के आंसर्स ही तो दिए हुए एंड पे, हैं कि नहीं दिए हुए? हाँ, ये विद सॉल्यूशन थे क्वेश्चंस। मजा आ गया। इसका मतलब आप देखते भी नहीं हैं, टाइम ही नहीं है, बंदा थोड़ा सा आगे पीछे देख ले कि उसमें और क्या क्या चीजें हैं। लो जी, बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। 7, 11, 9, 8 इस तरह से था ना? क्वेश्चन नंबर था 7, 11, 9 और 8। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे बताएं, जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे उसमें कोई आपका क्वेश्चन, हमने आइडेंटिफाइबिलिटी, कंट्रोल, बेनिफिट्स, ये 3 पॉइंट पढ़े। फिर उसके बाद जो है ये एग्जांपल्स भी 2 हमने देख ली थी, ये जो यहाँ पे की हुई हैं। अच्छा जी, नरमीन बेग साहिबा होंगी, वो फरमाती हैं कि ये सॉफ्ट कॉपी की वजह से अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही उतनी, प्रिंट क्या क्या करी जाए अब। ये हमारा टॉपिक है IS 38 का। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लीज, IFRS 16। आई एम होपफुल कि लीज एंड होने से पहले किताब आ जाएगी। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक आपको जो है ना वो फिर प्रिंट निकाल लें, और उससे आगे जो है वो होपफुली किताब जो है वो अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि अभी तो नहीं अवेलेबल है। और लीज हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे तो मेरा ख्याल है लीज शुरू होने तक भी बुक नहीं आएगी, लेकिन उससे अगले टॉपिक से पहले उम्मीद है कि आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी मैं नहीं कह सकता कुछ, जब किताब आएगी तो तभी जो है वो। अच्छा जी, सवाल पूछा गया है, जो इंटरनल एसेट जनरेट होगा आउट ऑफ डेवलपमेंट, तो उसकी वैल्यू जो एलोकेटेड है वो हम लेंगे, ये थोड़ा बता दें। कौन सी वैल्यू एलोकेटेड? हाँ जी, इंटरनल एसेट जनरेट होगा आउट ऑफ डेवलपमेंट, तो उसकी वैल्यू जो एलोकेटेड है, कौन सी वैल्यू एलोकेटेड है? सवाल कौन सा है? किसी सवाल के रेफरेंस से? मोहम्मद अफाक साहब कहते हैं कराची में अवेलेबल है पैक की किताब। चलो भाई, सारे लोग फिर समुंदर में नहाने का प्लान करें और कराची चले जाएं। लेकिन अफाक साहब आप कराची से हैं, लेकिन एडिशन कौन सा ये बताएं मुझे। जो आपने एडिशन खरीदना है ना वो 20th एडिशन है, तो मुझे एडिशन बता दें वहां पे कौन सा अवेलेबल है। 13 के बाद कहा है आई कैप ने। अच्छा, आई कैप की हाँ 2 किताबें हैं। एक किताब है
जो कि ICAP की बुक है। दूसरी किताब है जो पैक की किताब है। ICAP के सॉफ्ट कॉपीज तो आई हुई हैं और 13 के बाद का वो कह रहे हैं कि मिल जाएगा। तो आज 10 तारीख हो गई, 11, 12, 13, 2-3 दिन रह गए। तो अगर वो 13 के बाद का कह रहे हैं तो इंशाल्लाह वो मिल जाएगा। राइट। तो आफाक साहब आपने फिर बताया नहीं कौन सा एडिशन कराची में अवेलेबल है। हाँ जी, शवेद साहब कहते हैं इंटेंजिबल एसेट जनरेटेड की कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। मैं भी उसकी कॉस्ट के बारे में ही पूछ रहा हूँ कि कौन सी चीज एलोकेटेड। आपने बड़ी यूज किया वैल्यू एलोकेटेड। वैल्यू एलोकेटेड से मुराद क्या है? अच्छा जी, तो आफाक साहब पता करके बताइएगा कौन सा एडिशन है। अगर तो 19वां हुआ तो आप खरीद लीजिएगा। अगर 20वां हुआ तो फिर हमें बताइएगा, फिर हम कराची आ जाएंगे, समुद्र पे नहा भी लेंगे। अब 20वां हुआ भी ना तो आफाक साहब ने कहना है 19वां, ताकि कोई आ ना जाए। अच्छा जी। अब तो आफाक साहब ने कहना ही 19वां। मैंने आपको पहले बता दिया, उन्होंने मानना ही नहीं कि 20वां है। ठीक है। और जब 20वां पूरे मुल्क में मिलना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद कहेंगे कि हाँ अब तो सारे मुल्क में है तो कराची में भी आ गया है। अगर डेवलपमेंट कॉस्ट की 6 कंडीशंस में से कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं हो तो एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा जी। अगर डेवलपमेंट एक्सपेंस जो है उसकी कंडीशंस पूरी नहीं हो रही 6 की 6, तो क्या करेंगे? उसको प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस चार्ज कर देंगे, उसे कैपिटलाइज जो है वो नहीं करेंगे। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन पे भी कल हमने बात कर ली थी। इंटरनली जनरेटेड की हमने कल बात की, पॉइंट्स भी हमने 6 पढ़ लिए थे। ठीक है, एक ये इंटेंजिबल एसेट वेबसाइट है, इसको भी डिस्कस करेंगे। अच्छा अच्छा जी, 2-3 बातें मैं और बता दूं, उसके बाद सवालों पे आते हैं। अगर डेवलपमेंट कॉस्ट, चले ये सवाल तो हो गया। हाँ जी, तो ऑल 6 कंडीशंस, इफ ऑल 6 कंडीशंस आर फुलफिल्ड देन डेवलपमेंट कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड, अदरवाइज विल बी चार्ज एज एक्सपेंस। लिख भी देता हूं यहां पे, डेवलपमेंट कॉस्ट is capitalized from the date when all 6 conditions are satisfied. राइट हो गया एक पॉइंट। अगला पॉइंट, इफ एनी ऑफ द 6 कंडीशंस, कोई एक भी is not satisfied, is not fulfilled, is not met, कोई भी वर्ड यूज कर लें, डेवलपमेंट कॉस्ट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस। उसको एक्सपेंस बना देंगे, एसओसीआई में चार्ज कर देंगे। सही हो गई बात। इससे आगे पॉइंट, प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड, development cost as expense
will not be capitalized later on. राइट होगी बात कि एक दफा जो एक्सपेंस में चार्ज कर दिया हमने, उसको बाद में कभी कैपिटलाइज नहीं कर सकेंगे। मसलन हम डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर कर रहे थे, 4 महीने हो गए, कंडीशंस पूरी नहीं हो रही, हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया, ठीक है। 1 मई से कंडीशंस पूरी होना शुरू हो गई, 1 जनवरी को काम शुरू किया, 30 अप्रैल तक कंडीशंस पूरी नहीं हो रही, प्रॉफिट एंड लॉस में डालते गए, 1 मई से कंडीशंस पूरी हो गई, तो 1 मई से ऑनवर्ड कैपिटलाइजेशन करेंगे। जो पहले 4 महीने का प्रॉफिट एंड लॉस में डाला उसे कभी कैपिटलाइज नहीं कर सकते, उसे कभी भी कैपिटलाइज नहीं कर सकेंगे। हाँ जी, क्लियर बात। तो कंडीशंस का भी बता दिया और ये भी बता दिया कि जो एक दफा एक्सपेंस चार्ज होगी डेवलपमेंट कॉस्ट, वो फ्यूचर में वापस कभी कैपिटलाइज नहीं हो सकेगी। फिजिबिलिटी स्टडी एक्सपेंस क्यों रिकॉर्ड होती है? फिजिबिलिटी स्टडी करते कब है? डेवलपमेंट से पहले। जब आपने डेवलपमेंट फेज में जाना है, उससे पहले एक फिजिबिलिटी बनती है कि क्या ये काम हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि डेवलपमेंट करने में भी अच्छी खासी कॉस्ट लगती है। तो आप एक फिजिबिलिटी बनाते हैं कि ये हमें फायदा देगी, फिर उसकी बाकायदा अप्रूवल्स होती हैं, डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं कि हाँ ठीक है जाओ डेवलपमेंट करो, खरीदो मटेरियल। और डेवलपमेंट फेज में हमारा बेसिकली अच्छा खासा नुकसान भी होता है, अमाउंट भी, मसलन कोई नई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई नया केमिकल बना रहे हैं, मिक्सिंग की गलत हो गई, फेंक दिया, फिर मिक्सिंग की, तो कई दफ़ा उसमें जो है वो तजर्बे करने पड़ते हैं। तो इसलिए जो है फिजिबिलिटी बनाने के बाद डेवलपमेंट फेज में जाते हैं। तो जब हमने फिजिबिलिटी बनाई, वो पेपर वर्क था, वो डेवलपमेंट फेज से पहले था, और वो रिसर्च फेज का आखिरी पॉइंट होता है कि फिजिबिलिटी भी बना लें, तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस चार्ज कर देते हैं, क्योंकि फिजिबिलिटी रिसर्च फेज में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बट इफ दैट एक्सपेंस चार्ज्ड वाज डन ड्यू टू एरर और अनअवेयरनेस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ IAS 38। एरर तो और चीज़ है, हमने एक एरर किया तो उसको तो ठीक करना है, हम एरर की तो बात नहीं कर रहे यहाँ पे। अगर हम डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर कर रहे थे, हमें पता ही नहीं था कैपिटलाइज करना है, और 3 साल गुजर गए, डेवलपमेंट जरूरी नहीं होता 2-4 महीने हो, डेवलपमेंट बाज़ दफ़ा कई साल चलती है, डेवलपमेंट जो है उस पर कई साल लग जाते हैं। जैसे नई गाड़ी का नया मॉडल आना है, बनाते हैं, पहले उसमें क्या क्या चेंजेस करनी है। आपको पता है गाड़ियों का नए मॉडल 3 साल बाद, करोला हर 3 साल बाद नया मॉडल लेके आती, तो वो 3 साल उनको लगते हैं नया मॉडल लाने पे। तो वो डेवलपमेंट भी हो रही होती है, बीच में रिसर्च भी होती है, डेवलपमेंट भी होती है। फिर वो 2-4 गाड़ियां बनाई, जब उन्होंने देखा कि ठीक हो गया, ओके हो गया, तो उसके बाद फिर कमर्शियल प्रोडक्शन। तो पिछले 2 साल से डेवलपमेंट हो रही थी, प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करते रहे, अब पता लगा कि नहीं, इसको तो कैपिटलाइज करना था, गलती हो गई, तो उस गलती को ठीक करेंगे, पिछली सारी अमाउंट उठा के जो है वो कैपिटलाइज करेंगे। वो एरर की करेक्शन है, वो एरर की करेक्शन है, उसका कंडीशन से ताल्लुक नहीं है। हम बात कर रहे थे कंडीशंस की। अच्छा जी, कस्टमर और स्टाफ ट्रेनिंग को हम एसेट ट्रीट कर सकते हैं? स्टाफ ट्रेनिंग को हम कभी भी एसेट ट्रीट नहीं कर सकते। व्हाट्सएप पे एक बड़ी डिस्कशन चल रही थी, बॉन्ड साइन हो गया, ये हो गया। अगर बॉन्ड भी साइन करा लेते हैं एम्प्लॉय से, तो आपने बंदा तो नहीं खरीदा, ठीक है, बंदा तो नहीं खरीदा ना आपने। बॉन्ड क्या साइन होता है कि आपको ये हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं बड़ी महंगी, यूनिवर्सिटीज में होता है, लोगों को PhD कराते हैं, MS कराते हैं, बाहर भेज देते हैं, कितने पैसे लग गए, 20 लाख रुपए लग गया, उसे कहते हैं भाई तुम PhD करके आओगे, तुम पे 20 लाख रुपए लगा रहे हैं, तुम अगले 5 साल तक नौकरी नहीं छोड़ोगे हमारी यूनिवर्सिटी से। वो कहता है ठीक है, और अगर छोड़ोगे तो जो 20 लाख रुपए वो तुमने देना है। बस बंदे का जब दिल चाहे छोड़ दे, 20 लाख रुपए दे जाएगा, कहेगा लो पाजी अच्छी नौकरी मिल गई, उनको 20 लाख रुपए दे के वो कहेगा लो जी मैं जा रहा हूँ, तो बंदा तो फिर हमारे काबू में नहीं है, तो पावर नहीं है हमारे पास। इवन देन इफ बॉन्ड इज साइंड, ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि उसको जो है पकड़ के 5 साल के लिए कि तुम नहीं जाओगे, ठीक है, उसको कैद नहीं कर सकते, लॉ इस चीज की इजाजत नहीं देता। आपने बॉन्ड साइन करा लिया, लेकिन एम्प्लॉय फिर भी आपकी ऑनरशिप में नहीं है, वो फिर भी आजाद है, जब मर्जी चला जाए। हाँ, वो आपका जो है पैसा दे के चला जाए, बस बात खत्म हो गई। तो ये होता है उसमें, वो कहते हैं हमने तुम पे इतना पैसा लगाया, ये पैसा दे दो चले जाओ, बस।
तो स्टाफ ट्रेनिंग, हाँ जी पॉइंट ये क्लियर हो गया। तो वो मैं देख रहा था उस पर, मैंने कहा चलो क्लास में ही बात करेंगे। अच्छा जी, जो कॉस्ट फिक्स कंडीशंस पूरी होने से पहले एक्सपेंस चार्ज हो चुकी थी वो फिर रेवेन्यू कंसीडर होगा? हाँ जी, वो एक्सपेंस चार्ज हो गया ना, 6 कंडीशंस पूरी नहीं हो रही थी, आपने उसको एक्सपेंस चार्ज किया, एक्सपेंस, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। कंडीशन पूरी हुई, अब आप जो है उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते, जो ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। वो एरर नहीं किया था, वो आईएएस की कंडीशन की वजह से किया था, उसको बाद में कैपिटलाइज नहीं करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो है कस्टमर की बात हो रही है। जो हमारे कस्टमर होते हैं, उन कस्टमर को बनाने पे कॉस्ट आती है। पहली बात है, कस्टमर बनाने की कॉस्ट पता नहीं लग सकती, इसलिए हम उसको कैपिटलाइज करते ही नहीं, इंटरनली जनरेटेड। ये तो बात कल हुई ना डिटेल से कस्टमर लिस्ट की। और दूसरा ये होता है हम कस्टमर लिस्ट बाय कर लें, अगर बाय कर लें तो उसको हम कैपिटलाइज कर लेते हैं, राइट हो गया। अच्छा जी, फिर अमाउंट तो रिकवरेबल होती है ना, तो आप ये कर सकते हैं कि जो आपने पैसा लगाया, ये अब एक डिफरेंट ट्रीटमेंट है कि आपने जो पैसा लगाया एम्प्लॉय पे, आप उसको कैपिटलाइज कर दें, ठीक है, उस अमाउंट को जो है वो आप कैपिटलाइज कर दें और उसे 5 साल पे जो है वो आप नहीं, अलाउ ही नहीं करता आईएएस ना, ह्यूमन रिसोर्स को ना कैपिटलाइज करना अलाउ ही नहीं करते आईएएस, क्योंकि वो ह्यूमन रिसोर्स है ना जिसपे आपने पैसा लगाया, तो बस उसको कैपिटलाइज करना अलाउ ही नहीं करते। सही है, वो रिकवरेबल भी नहीं है, वो सिर्फ उस सूरत में रिकवरेबल होती है कि अगर वो बंदा छोड़ जाए तो फिर हम उससे पैसे ले लें। और प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली क्या होता है, कोई बंदा पैसे नहीं दे के जाता, एम्प्लॉय गायब हो गया, क्या करेंगे आप, कहां से उसको पकड़ के लाएंगे? ठीक है, ये सिर्फ जो है ना वो एक कागजी कार्रवाई ही होती है, वरना एम्प्लॉय छोड़ जाते हैं और पैसे भी कोई नहीं दे के जाते, और उनके पीछे कोई 20 लाख रुपए लेने जाता भी नहीं है, ठीक है, उसके पीछे जाते भी नहीं है। 20 लाख रुपए लेने जाएंगे, कोर्ट में केस कर दें, आपका 20 लाख लेने के लिए 50 लाख का तो खर्चा हो जाना है। तो प्रैक्टिकली जो हो रहा है, लोग छोड़ भी जाते हैं, पैसे भी नहीं दे के जाते, ऑर्गेनाइजेशन परसू भी नहीं करती। ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इतना करती है, उनका कोई प्रोविडेंट फंड पड़ा हुआ था तो वो एडजस्ट कर लिया, वरना जो है वो हमने देखा कई लोग इस तरह चले गए, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, जाने से पहले उन्होंने प्रोविडेंट फंड से लोन भी मिल जाता है, उन्होंने प्रोविडेंट फंड से लोन भी ले लिया, पैसे ड्रॉ कर लिए, 2 महीने की तनख्वाह भी एडवांस में ले ली और उसके बाद चले गए। तो वो अपना सारा कुछ जो है ना वो हिसाब किताब करके, जो समझदार लोग होते हैं ना, हम ऐसे लोगों को समझदार समझते हैं, ठीक है। हिसाब किताब तो अल्लाह को देना है बाद में, लेकिन हमारे लिए ना कामयाबी के क्राइटेरियाज डिफरेंट है, क्राइटेरिया डिफरेंट है, ठीक है। क्राइटेरिया ऑलरेडी जमा है, क्राइटेरियंस जो है वो सिंगल है, प्लूरल जो है वो क्राइटेरिया है, तो हमारे क्राइटेरिया डिफरेंट है। हम समझते हैं जो बंदा, उसने ट्रेनिंग भी कर ली, उस पर भी खर्चा करा दिया ऑर्गेनाइजेशन का, फिर उसने छोड़ के जाना था, तो वो अगर नोटिस देता तो मसला होता, उसने नोटिस भी नहीं दिया महीने का, उसने 2 महीने की तनख्वाह भी एडवांस में ले ली कि मुझे जरूरत पड़ गई अचानक, प्रोविडेंट फंड भी निकलवा लिया, उसके बाद वो गायब हो गया, तो हम समझते हैं बड़ा समझदार बंदा था, देखो पैसे ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो इतने मार के चला गया। ठीक है जी। तो हमारे लिए कामयाबियों के जो क्राइटेरिया है ना वो हमने डिफरेंट रखे हुए हैं, ये कामयाबी नहीं होती है। हम जो है प्रिंसिपल्स पे कोई चले तो उसको कामयाब समझते ही नहीं है, ये हमारा बहुत बड़ा एक जो है ना वो अलमिया है। अच्छा जी, कस्टमर लिस्ट अगर खरीदेंगे तो एसेट होगा, अगर खुद बनाएंगे तो वो एसेट नहीं होगा। होमवर्क डिस्कस करना, जी होमवर्क सारा भी डिस्कस करते हैं, आप फिक्र ना करें। मैंने वही बात की ना कि ये गलत होगा, हराम होगा। मैं जानता हूँ एक बंदे को, वो गया इस तरह से, कोई ट्रेनिंग करके आया बड़ी सारी, ठीक है, वापस आया, फिर उसने काम शुरू किया, उसने कहा मेरी तनख्वाह बढ़ा दें, उन्होंने कहा अच्छा काम तो करो, बढ़ा देते हैं। 3 महीने हुए उस कराची में उसने जॉब कर ली और वो लाहौर छोड़ के चला गया, और उसने यही किया, प्रोविडेंट फंड के पैसे भी लिए, 2-3 महीनों की तनख्वाह भी ली, उसने कहा मैंने घर सेट करना है, पैसे दें, ऑर्गेनाइजेशन ने उसको पैसे दे दिए, उन्होंने कहा अच्छा जी अल्लाह हाफिज, हो गया, ठीक है, पता भी नहीं लगा, वहां जा चला गया, बाद में लोगों ने बताया कि वो तो उधर चला गया, बस। तो बिल्कुल गलत है, वो हराम है, हलाल है ही नहीं। अच्छा जी, खैर बहरहाल, हमें पहली बात, एक बात याद रखिएगा, ये जो स्टैंडर्ड्स है ना, ये कोई वही नहीं है, ठीक है, वो वही नहीं है। ये स्टैंडर्ड जो है ये चेंज भी होते रहते हैं,
जो एक स्टैंडर्ड आता है वो हमेशा वो नहीं रहता, वो चेंज भी होते रहते हैं। क्यों? जरूरत पड़ गई, नया नॉलेज आ गया, नई प्रैक्टिसेस आ गई, नए आर्गूमेंट्स आ गए, एग्जिस्टिंग पे लोगों ने जो है वो इतराज किए, उस पर डिबेट हुई, नया स्टैंडर्ड आ गया। स्टैंडर्ड इसलिए नया आता है। हाँ जी, एक सवाल पूछा गया है कि एम्प्लॉय सैलरी कॉस्ट कैपिटलाइज होती है। हाँ जी, बिल्कुल होती है। ये वो कॉस्ट है जो कि एम्प्लॉय ने उस एसेट में काम कर दिया, उस एसेट की कॉस्ट बन गई, और उसकी वजह से हम फ्यूचर में बेनिफिट्स कमाएंगे, उस एम्प्लॉय से नहीं, बाहर से, उससे नहीं बेनिफिट कमाएंगे। ठीक है, एम्प्लॉय ने काम किया, डेवलपमेंट की, हमने रिसर्च की, रिसर्च की कॉस्ट तो कैपिटलाइज होनी नहीं, डेवलपमेंट में भी उस बंदे ने काम किया, उसकी तनख्वाह हमने कैपिटलाइज कर दी, उसका बेनिफिट हम मार्केट से उठाएंगे, बाहर से उठाएंगे, उस बंदे से नहीं लेना हमने बेनिफिट। अच्छा, परचेज कस्टमर लिस्ट के केस में भी तो कस्टमर पर कंट्रोल नहीं होता, बट फिर भी रिकग्नाइज करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि हमने जो पैसे लगाए उससे ज़्यादा का बेनिफिट हम उससे कमा लेते हैं। मसलन हमने 20,000 रुपये दे के लिस्ट खरीदी, तो हमने कहा, और 20,000 रुपया दिया ही क्यों? क्योंकि हमने कहा हम इससे ज़्यादा बेनिफिट कमाएंगे। वो कंफर्म्ड होता है, श्योर शॉट, पैसों का पता चल गया, आइडेंटिफाई हो गया। जो हम कस्टमर खुद बना रहे होते हैं उनकी कॉस्ट नहीं पता लग सकती। बताया ना, उसका उसका तो रीज़न ये बताई आईएएस ने कि उसकी कॉस्ट नहीं पता लग सकती। सही हो गया। और कस्टमर ने इसको कंट्रोल में डिस्कस नहीं किया हुआ। ठीक है, कंट्रोल में एडवर्टीजमेंट, स्टाफ ट्रेनिंग, ये दो चीजें डिस्कस हुई हैं। अच्छा, बाद में ये कर रहा था कि स्टैंडर्ड्स की बात हो रही थी, स्टैंडर्ड वही नहीं होते। आज स्टैंडर्ड ने कुछ कहा, हो सकता है कुछ अर्से बाद उस पर इतनी जो है वो इतराजात आ जाए कि उस स्टैंडर्ड को चेंज करना पड़ जाए, उस स्टैंडर्ड को चेंज करना पड़ जाए, फिर उसकी जगह पे एक नया स्टैंडर्ड आ जाएगा, पुराना खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें जो है वो डेवलप भी हो जाती हैं, चेंज भी आ जाता है। तो अभी आप जो सोच रहे हैं वो आप ठीक सोच रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है जी।
हाँ जी, तो बात मैं ये कर रहा था कि स्टैंडर्ड जो है वो रिवाइज भी होते हैं। वो रिवाइज इसीलिए होते हैं कि कुछ चीज़ें जो है वो थोड़ी एम्बिग्यूस होती हैं, कुछ विद द पैसेज ऑफ टाइम पुरानी हो जाती हैं, तो स्टैंडर्ड रिवाइज करना पड़ जाता है। तो अभी आपके हो सकता है कुछ इतराज़ात हों, जैसे आप बात कर रहे हैं कि इतना क्लियर नहीं है और बॉन्ड साइन हो जाए, इस तरह हो जाए तो शायद करना चाहिए। अभी आप इस पोजीशन में नहीं हैं कि आप इस पे अपनी ओपिनियन दे सकें। अभी आपने पेपर पास करना है, ठीक है, अभी आपने पेपर पास करना है। मैं भी इसलिए जो है वो किसी भी चीज़ में ना अपनी ओपिनियन नहीं बताता कि इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये भी हो सकता है, तो उसका फायदा नहीं है, क्योंकि हमें अभी इस वक्त वो काम करना है जो आईएएस ने कहा है, ताकि हम पेपर में पास कर लें। जब हमारा पेपर हो जाएगा पास, हम आगे निकल गए, फिर क्वालिफाई करेंगे, CFAP में चले जाएंगे, और हमारी डिस्कशन चल रही होती हैं, हमारे इतराज़ात भी चल रहे होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो जो है उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन हम पढ़ाते हुए हैं जो किताबों में लिखा होता है, क्योंकि पेपर पास करना है। फिर आप CFAP करेंगे, CFAP करके MSc में जाएंगे, पास हो गए, उसके बाद आप इस पोजीशन में होंगे, आप जो है वो ICAP को लिखें, ICAP की टेक्निकल कमेटी है उसमें जाएं, आप उसके मेंबर बने, वहां से आगे IESB को जो है वो चीज़ें जाएंगी। आप IESB के मेंबर भी बन सकते हैं, सारे मुल्कों से होते हैं, मुस्लिम मुल्कों से होते हैं, पाकिस्तान के भी बन सकते हैं, तो आप वहां जाके सीट संभालें, और फिर जो चीज़ें आप फील करते हैं कि नहीं ठीक है, फिर आप उनको ठीक कीजिएगा। जब हुकूमत आपको मिलेगी आप कर लीजिएगा, ठीक हो गया, अच्छा, राइट बात, और फिर मिलेगी, फिर पता भी लग जाएगा आप कितने का काम करते हैं, फिर 100 बखेड़े और सामने आ जाते हैं। चलें, बहरहाल क्लियर हो गई जी बात। चलें, तो अभी फिलहाल कस्टमर लिस्ट हो खुद बनाएं, वो हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। कस्टमर लिस्ट खरीदेंगे तो आईएएस ने कहा आपने खरीदा पैसे देके, तो इस चीज़ का प्रूफ है कि आप इससे बेनिफिट इससे ज़्यादा कमा लेंगे, तो आप उसको कैपिटलाइज कर दें तो कर देंगे, पेपर पास हो जाएगा। फिर स्टाफ ट्रेनिंग है, उसको फिलहाल हम कभी कैपिटलाइज नहीं करेंगे, एडवर्टीजमेंट को कभी कैपिटलाइज नहीं करेंगे, ठीक है, उसमें ये सिनेरियो हो जाए, वो हो जाए, तो स्टैंडर्ड हो सकता है किसी वक्त ऐसे सिनेरियोज डेवलप कर दे कि अगर ऐसा हो तो फिर ऐसे कर लें, ऐसा हो तो ऐसे कर लें। अभी जो है आप आराम से इसको जो सौखा सौखा बताया ना वो काम करें, और फिर ये भी सोचें जब इतनी मुश्किल मुश्किल बातें स्टैंडर्ड कर देगा ना, तो फिर पेपर पास करने वालों के लिए भी जो है वो औखा होता जाएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कंसल्टेंसी फी, हाँ जी, कंसल्टेंसी फी जो है डेवलपमेंट फेज में आप पे करते हैं, लीगल फी पे करते हैं, वो सारी कैपिटलाइज होगी, क्योंकि जब तक एसेट रेडी फॉर यूज नहीं है, अवेलेबल फॉर यूज नहीं है, तब तक सारा कुछ कैपिटलाइज होते जाना है, राइट हो गया जी। तो दो बातें भी मैंने और करनी है, उसके बाद सवालों पे आएंगे। अमोर्टाइजेशन, एसेट्स पे अमोर्टाइजेशन जो है वो चार्ज करते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स पे अमोर्टाइजेशन के मेथड्स क्या हैं? सबसे पहली बात, अमोर्टाइजेशन करेंगे किस बेसिस पे? टाइम बेसिस पे, ठीक है, बल्कि उससे भी पहले हम देखेंगे कि जो हमारा एसेट है उसकी लाइफ क्या है, क्या उसकी लाइफ इंडेफिनिट है या फाइनाइट है? इंडेफिनिट है या कि लाइफ जो है वो फाइनाइट है। इंडेफिनिट का मतलब क्या है कि हमने कोई नई डेवलपमेंट की, उसका बेनिफिट चलता जाएगा, कितने साल, कोई लिमिट नहीं है, बस चलता जाएगा फिलहाल, ओके। और फाइनाइट क्या है कि इसका बेनिफिट जो है, हमने जो प्रोडक्ट नई डेवलप की, ये अगले 10 साल तक चलेगी, फिर नई लानी पड़ेगी, तो फाइनाइट लिमिटेड लाइफ है। अगर उसका बेनिफिट फाइनाइट हो तो अमोर्टाइजेशन चार्ज होती है, और अगर बेनिफिट जो है वो इनडेफिनिट हो तो उस पर अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं हो सकती। लेकिन क्या करेंगे, अगर लाइफ इनडेफिनिट भी है तो हम उसको हर साल रिव्यू करते रहेंगे, उसको क्या करेंगे, हर साल रिव्यू करते रहेंगे, रेगुलरली एनुअल बेसिस पे रिव्यू करते रहेंगे कि क्या अब तो नहीं लाइफ लिमिटेड हो गई, क्या अब तो नहीं लिमिटेड हो गई।
हाँ जी, असाइनमेंट के क्वेश्चन में ये पॉइंट आया है, इसीलिए तो मैं ये पॉइंट पहले डिस्कस कर रहा हूँ ताकि हम सवाल करने में हमें आसानी हो जाए और हम इजीली जो है वो उसको कर सकें। अभी एक पॉइंट और भी डिस्कस करूंगा, फिर सवालों पे आते हैं जी। रेगुलरली रिव्यू करते रहेंगे, और अगर कभी लाइफ फाइनाइट हो जाए कभी, तो फिर क्या करेंगे? फिर हम जो है वो पैटर्न ऑफ बेनिफिट्स पे, मेथड क्या होगा? पैटर्न ऑफ बेनिफिट्स, हम देखेंगे उससे कितने बेनिफिट आने हैं और कब कब आने हैं। पैटर्न ऑफ बेनिफिट्स, पैटर्न ऑफ बेनिफिट्स ऐसे ही है जैसे यूनिट मेथड होता है, जैसे आउटपुट मेथड होता है, जैसे आज मेथड होता है कि बेनिफिट इतना इतना आना है, उसका टोटल करें, टोटल बेनिफिट से डिवाइड करें, फॉर्मूला लिख देता हूं, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर टोटल बेनिफिट मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, अमोर्टाइजेशन कैसे कैलकुलेट होगी ये उसका फॉर्मूला बन जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय बेनिफिट इन करंट ईयर, जिस साल की अमोर्टाइजेशन निकाल रहे होंगे उस साल का बेनिफिट ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह ईयर वाइज जो है वो अमोर्टाइजेशन आती रहेगी। हाँ जी, क्वेश्चन है कि जो कॉस्ट इनकर हुई उसका कोई तो ट्रीटमेंट होगा, कौन सी कॉस्ट का? ये बेनिफिट मेथड सिर्फ तभी लगेगा जब इनफाइनाइट से फाइनाइट वाला केस हो, नहीं, जब भी लाइफ फाइनाइट होगी ये फॉर्मूला लगाएंगे। पहली दफा ही पता है फाइनाइट है तब भी ये फॉर्मूला है, और अगर इंडेफिनिट थी तो जिस साल में फाइनाइट होगी तब ये फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला लगेगा दोनों केसेस में। जब भी लाइफ शुरू से फाइनाइट है तो ये लगता जाएगा, और जब पता लगेगा लाइफ फाइनाइट होगी तो उससे आगे ये लगाना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया बात? हाँ जी, क्लियर, फॉर्मूला लिखवा दिया मैंने। अगर, अब आगे चलते हैं, अगर पैटर्न ऑफ बेनिफिट्स नॉट नोन, नहीं पता, कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, लाइफ फाइनाइट है, तो क्या फिर अमोर्टाइजेशन लगाएं या ना लगाएं? फिर अमोर्टाइजेशन लगाएंगे स्ट्रेट लाइन पे, फिर भी लगाएंगे, लेकिन फिर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर लेंगे। तो स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो उस वक्त यूज करना है जब पैटर्न ऑफ बेनिफिट्स अवेलेबल ना हो। यानी अगर हम सादा सी बात करें तो जब भी अमोर्टाइजेशन लगाएंगे इंटेंजिबल एसेट पे, उसके पैटर्न ऑफ बेनिफिट्स पे लगाएंगे, और अगर पैटर्न ऑफ बेनिफिट्स नहीं होगा तो फिर स्ट्रेट लाइन पे लगाएंगे। लाइफ इंडेफिनिट होगी तो कोई अमोर्टाइजेशन नहीं लगेगी और एसेट कॉस्ट पे ही बैलेंस शीट में चलता रहेगा। पीछे एक सवाल पूछा गया था, शायद वो पूछे थे कॉस्ट को क्या करना है, कॉस्ट तो कैपिटलाइज हो गई, वो कॉस्ट ऐसे ही चलती रहेगी बगैर अमोर्टाइजेशन के, बैलेंस शीट में पेयर होती रहेगी हर साल। जी, कोई सवाल यहां तक? एक पॉइंट और डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर हम जो है वो आ जाएंगे क्वेश्चंस पे। IAS 16 में IAS 16 में भी ऐसे होगा। IAS 16 में तो हमेशा लाइफ लिमिटेड होती है, वहां पे तो कभी अनलिमिटेड लाइफ है ही नहीं थी, वो सिर्फ लैंड के केस में होती है, बाकी किसी केस में लाइफ जो है वो अनलिमिटेड नहीं होती। शहरोज साहब का सवाल है, रेट्रोस्पेक्टिवली भी चार्ज करेंगे या नहीं? 5 साल गुजर गए, हम यही कहते रहे लाइफ इंडेफिनिट है, लाइफ इंडेफिनिट है, तो पिछले 5 सालों में अमोर्टाइजेशन नहीं लगाई। आज हमने कहा लाइफ लिमिटेड है, तो मुझे ये बताएं लाइफ जो है वो एस्टीमेट है या कि नहीं? एस्टीमेट है ना, लाइफ जो है वो एस्टीमेट है, तो लाइफ अगर एस्टीमेट है तो फिर आज से ऑनवर्ड लगाएंगे, पिछले सालों को भूल जाएंगे। लैंड भी लिमिटेड हो सकती है, हाँ जी, एग्रीकल्चर लैंड हो, दरिया के आसपास हो,
कहीं माउंटेन्स पे हो, लैंडस्लाइडिंग हो, तो उस पर अमोर्टाइजेशन चार्ज करते, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक बात है। और फिर सवाल पूछा गया स्ट्रेट लाइन पे कब होगी अमोर्टाइजेशन? हमेशा पैटर्न ऑफ बेनिफिट्स पे होगी। और जब पैटर्न ऑफ बेनिफिट्स का पता ना चले, ये तो पता है कि अगले 10 साल में बेनिफिट आना है, लेकिन पैटर्न का नहीं पता। लेकिन क्या नहीं पता? पैटर्न का नहीं पता कि पैटर्न ऑफ बेनिफिट्स क्या है, तो स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन लगा देंगे। तो स्ट्रेट लाइन पे उस वक्त लगाएंगे जब पैटर्न नहीं पता। कोई सवाल हो उसमें पैटर्न ना दिया हो, हम अमोर्टाइजेशन छोड़ेंगे नहीं, हम कहेंगे नहीं पता पैटर्न का तो कोई बात नहीं, उसको जो है हम चार्ज कर देते हैं किस पे? स्ट्रेट लाइन पे। अगर सवाल की बात करें तो सवाल पे बेनिफिट दिया गया होगा, बेनिफिट ईयर वाइज दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो फिर हम स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। आप अभी इस पॉइंट को नोट करें, सवाल करते हैं उसमें ये चीजें अप्लाई होनी है। स्ट्रेट लाइन किसका पैटर्न है, फाइनाइट और इनफाइनाइट? अल्लाह, वापस चलते हैं जी, आ जाए वापस मेरे साथ। सबसे पहली बात करते हैं, एसेट है, उसकी लाइफ फाइनाइट है, उस पर अमोर्टाइजेशन लगाएंगे, पैटर्न पता है, पैटर्न के मुताबिक लगा देंगे। फाइनाइट की बात कर रहे हैं, पैटर्न नहीं पता तो स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। एक बात हो गई, खत्म हो गई कि एक एसेट है इंटेंजिबल, उसकी लाइफ फाइनाइट है, ओके, उस पर अमोर्टाइजेशन लगाएं पैटर्न ऑफ बेनिफिट्स पे, पैटर्न ऑफ बेनिफिट्स नहीं गिवन सवाल में तो स्ट्रेट लाइन पे लगा दें, काम खत्म हो गया, राइट। अब चलते हैं इससे आगे। एक एसेट है, इनडेफिनिट लाइफ है, उस पर कोई अमोर्टाइजेशन नहीं लगानी, उसकी लाइफ जो है वो इनडेफिनिट है, इनफाइनाइट, इनडेफिनिट, अनलिमिटेड, उस पर अमोर्टाइजेशन नहीं लगानी, बात खत्म हो गई, खत्म हो गई बात। आगे चल रहे हैं। जो इनडेफिनिट लाइफ थी उसको हर साल देखते रहना, क्या अभी भी इनडेफिनिट है, अभी भी इनडेफिनिट है। कुछ साल गुजर गए, कितने गुजर गए कोई पता नहीं, अब कुछ साल गुजरने के बाद हमें पता लगा इसकी लाइफ लिमिटेड है। कितनी है? 6 साल बाकी हैं, उसको 6 साल पे पैटर्न ऑफ बेनिफिट्स अगर पता है तो 6 साल पे पैटर्न ऑफ बेनिफिट्स पे, नहीं पता तो उसको जो है वो स्ट्रेट लाइन पे 6 साल पे अमोर्टाइज कर दें। जी बताएं, अब ओके हुई बात कि जो इनडेफिनिट लाइफ वाला इंटेंजिबल एसेट है उस पर कोई अमोर्टाइजेशन नहीं है, क्योंकि उसकी लाइफ का ही पता नहीं है। हाँ, उसकी लाइफ का पता लग गया तो फिर वही काम करना है जो फाइनाइट एसेट के लिए करते हैं। अब क्लियर हो गई बात? ठीक हो गया। तो सबसे पहले ये था कि इंडेफिनिट है, उस पर कोई अमोर्टाइजेशन है ही नहीं, उसको रिव्यू करते रहे, रिव्यू करके उसकी लाइफ फाइनाइट हो गई अब, तो फिर आगे उसी तरह चल पड़ेंगे। यूजफुल लाइफ का नहीं पता, कोई अमोर्टाइजेशन नहीं, यूजफुल लाइफ का नहीं पता तो कोई अमोर्टाइजेशन नहीं, उसके बगैर अमोर्टाइजेशन लग ही नहीं सकती यूजफुल लाइफ के बगैर। जी, एनी क्वेश्चन? फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे जी उसकी एग्जाम्पल बताइए। एक प्रोडक्ट है, करने उन फौरन समझ आ गई, एक प्रोडक्ट है, नई डेवलप की हमने, बेचनी शुरू कर दी, कितने साल तक चलेगी मार्केट में? हमने कहा ये चलती जाएगी, फिक्र ही ना करें, 5 साल। और नहीं जनाब चलती जाएगी 10 साल, और नहीं बस चलती जाएगी, ये कई साल चलती जाएगी। कितने साल? बस चलती जाएगी। ओके हो गया, प्रोडक्ट तड़ातड़ बिकना शुरू हो गई, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल तक तड़ातड़ बिकती रही। अब 11वां साल शुरू हो गया, पता लगा प्रोडक्ट में थोड़ा डिक्लाइन आया है, सर जोड़ के बैठ गए कि ये प्रोडक्ट चलेगी कि नहीं। उन्होंने कहा ये प्रोडक्ट में जिस तरह डिक्लाइन आया है, ये हो सकता है अगले 5 साल में मार्केट से आउट हो जाए।
अगले 5 साल में ये मार्केट से आउट हो जाए, 10 साल गुजर चुके हैं, इरेलेवेंट। आज पता लगा उसकी लाइफ बाकी 5 साल है, आज से ऑनवर्ड उसको अगले 5 साल पे अमोर्टाइज कर दें। कर दिया? हेलो, समझ आया? चलो जी, शुक्र है, हूं तो समझ आया ना। ले जनाब, अब इतने प्यार से तो समझ आ ही जाना चाहिए। एक पॉइंट और, हमने खरीदा इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमने एक्वायर कर लिया, खरीद लिया। क्या होता है इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट? जी, इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमने खरीदा। क्या होता है इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट? किसी और ने काम शुरू किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट और उसने छोड़ दिया। हमने पूछा भाई तुमने वो शुरू किया था काम, उन्होंने कहा हमने छोड़ दिया। क्यों? हमारे पास फंड नहीं थे, या हमने सोचा नहीं करना, जो भी है। हमने उनसे पूछा अच्छा क्या काम किया बताओ। उनके लिए तो जाया हो गया ना, कोई और रिसर्च कर रहा था, ठीक है, उनके लिए जाया हो गया, उन्होंने तो आगे करना ही नहीं। हमने कहा बताओ क्या काम किया था, उन्होंने कहा यहां तक पहुंचे थे। हमने कहा गल करो, कितने पैसे लेने हैं, हमारे हवाले करो सारा कुछ। तो उनका किया कराया काम जिसमें उन्होंने रिसर्च की, पेपर वर्क किया हुआ सारा, उन्होंने डेवलपमेंट की, तो थोड़ी बहुत जो डेवलपमेंट की वो भी उन्होंने कहा लो जी कितने पैसे दे दें, 15 लाख रुपया। उनके तो डूबे पैसे तर गए, ठीक है, उनका तो सारा डूब चुका था, वो तो खुशी से वो कहेंगे लाओ चलो जो भी पैसे मिलते हैं। 15 लाख में उन्होंने हमें बेच दी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये जो हमने इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्वायर की, इसको क्या करेंगे, इसको कैपिटलाइज कर देंगे हमेशा। क्या इसमें से रिसर्च और डेवलपमेंट को अलग करेंगे? हाँ जी, नहीं करेंगे। पहली बात है पता ही नहीं होगा, 15 लाख रुपए दिए, कोई पता नहीं कितनी रिसर्च है कितनी डेवलपमेंट है। और फर्ज करो पता लग भी जाए कि इसमें जो है वो कितना है, 8 लाख रुपया जो है वो रिसर्च का, 7 लाख रुपया डेवलपमेंट का है, फिर भी नहीं करेंगे अलग, सारे का सारा कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइज करेंगे क्या? होल अमाउंट। बाज़ दफा सवाल में वो 2 अमाउंट से दे देता है, हमने उसको वखरा करना ही नहीं, सारी अमाउंट कैपिटलाइज कर देंगे, सारी अमाउंट कैपिटलाइज कर देंगे। उसके बाद फिर इस पे हम फर्दर काम करेंगे, क्योंकि हमने उस पर भी काम करना है, वही प्रोसेस है, उस पर रिसर्च भी करेंगे क्योंकि उन्होंने जहां तक किया, फिर हम देखेंगे आगे फर्दर हमारे लिए क्या बेनिफिट है, कैसे है, उस पर रिसर्च करेंगे और फिर डेवलपमेंट भी करेंगे। जो रिसर्च करेंगे हम खुद, वो एक्सपेंस जाएगा इन एसओसीआई, और जो डेवलपमेंट करेंगे हम खुद, वो कैपिटलाइज होगा। क्या हमेशा? नहीं, वो कैपिटलाइज होगा अगर 6 कंडीशंस, इफ ऑल 6 कंडीशंस आर मेट, सारी की सारी मेट हो जाएं, तो फिर हम उसको जो है वो कैपिटलाइज कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ एक्वायर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसको हम जो है वो कैपिटलाइज कर देंगे, इररिस्पेक्टिव कितनी रिसर्च है कितनी डेवलपमेंट है। लेकिन जब उससे आगे चलेंगे तो जो हम खुद कर रहे होंगे, पैसा खुद लगा रहे होंगे, रिसर्च बाय अस, डेवलपमेंट वर्क बाय अस, तो रिसर्च जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में, डेवलपमेंट जो है उसे हम कैपिटलाइज कर देंगे अगर कंडीशंस मीट हो जाती हैं। एक अदद सवाल गुजर गया। सवाल यह है कि IS 16 और IS 38 में जो डिफरेंसेस हैं, तो अगर आइडेंटिफाई हो जाए तो अच्छा रहेगा सर, क्योंकि हमें IS 16 याद है तो आसान हो जाएगा। मैंने आपको IS 38 सारा पढ़ा दिया, डिफरेंसेस की हमें जरूरत नहीं है। रिवैल्यूएशन सेम है, आपको मैंने काम ही सिर्फ वो कराया जो IS 38 में होना है। जो आपको रिवैल्यूएशन कराई उसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन का नाम चेंज करके अमोर्टाइजेशन करना है, बाकी सारी एंट्रीज सारे डिस्क्लोजर्स वैसे ही रहेंगे। और उसके अलावा जो IS 38 की चीजें थी वो मैंने आपको पढ़ा दी, तो आपको उसको IS 16 से लिंक करने की क्या जरूरत है, आपने करना है आप खुद बैठ के कर लें। उसके डिफरेंसेस जो है वो है ही कोई नहीं, तो डिस्कस क्या करूं।
जो चीजें हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं वो IAS 16 में है नहीं थी, तो उसमें डिस्कस क्या करना। एक ही डिफरेंस था कि वहां पे हम जो है वो इंटरनली जनरेटेड फिक्स एसेट फर्नीचर बना लिया, फलां बना लिया, फिर सारा कुछ कैपिटलाइज करते थे। यहाँ पे हमने इंटरनली जनरेटेड में सिर्फ डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है और किसी चीज को नहीं करना, बाकी सारे खरीदे हुए एसेट रिकॉर्ड करने। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, बस इससे ज्यादा फर्क ही कोई नहीं है। क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर था 7, कॉस्ट ऑफ रिसर्च, फी फॉर प्रेपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी, दोनों रिसर्च के फ्री खर्चे हैं। 5 नंबर बता देंगे ये रिसर्च का खर्चा है, और रिसर्च की स्टेज पे रिसर्च फेज में जो भी खर्चा हो उसे कभी भी कैपिटलाइज नहीं करते, उसे हमेशा एक्सपेंस चार्ज करते हैं, क्योंकि रिसर्च फेज में हम कह ही नहीं सकते कि हम फ्यूचर में बेनिफिट कमाएंगे कि नहीं। अब जैसे हमने IAS ने कहा कि रिसर्च फेज में जो है वो फ्यूचर का कह नहीं सकते हम बेनिफिट कमाएंगे, तो बस यही पॉइंट है कि रिसर्च फेज में हम जो मर्जी कर लें, हमारे जो मर्जी इरादे हों, उसको हमेशा हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस चार्ज करेंगे, कैपिटलाइज नहीं करेंगे। उसके बाद सेकंड 2 पॉइंट थे, वो दोनों डेवलपमेंट के थे, डिजाइनिंग कॉस्ट और पेटेंट रजिस्ट्रेशन, जिसमें कंसल्टेंसी फीस भी हो सकती है, लीगल एडवाइजर की फीस भी हो सकती है, प्रोफेशनल फीस भी हो सकती है। ये डिजाइनिंग है और ये पेटेंट रजिस्ट्रेशन कराई, ये दोनों डेवलपमेंट के खर्चे हैं। हम कहेंगे ये सेकंड पार्ट में कि इनको जो है वो क्या करें। ऊपर कंडीशंस आपने यहाँ पढ़ी हो, वो कहते हैं इंटेंशन भी है, फिजिबिलिटी भी है, ये भी है, ये सारी बातें वो इधर बिटवीन द लाइंस बता रहा है, जिक्र कर रहा है उन चीजों का। तो हम कहेंगे ऑल 6 कंडीशंस आर बीइंग मेट, सो these two amounts will be capitalized, 4250 टोटल बन जाएगा, will be capitalized as intangible asset। उस डेवलपमेंट कॉस्ट है उसको हम इंटेंजिबल एसेट बनाएंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 5 और 5 10 नंबर। एनी पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 11, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा हुआ है फर्स्ट पार्ट में, EPL हैज डेवलप्ड एंड पेटेंटेड 2 न्यू वैक्सीन, A और B, 2 वैक्सीन हैं, एट अ कॉस्ट ऑफ 160 मिलियन एंड 120 मिलियन, उनकी कॉस्ट भी दी हुई है। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं, आपने खुद कहा एक्सपेंसेस हैं, तो उसको तो इंटेंजिबल एसेट नहीं ना कहते, प्री पेमेंट्स तो अलग से शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, और जैसे ही वो एक्सपायर होता है तो उसको जो है वो हम चार्ज कर देते हैं, सॉरी उसको अलग से एसेट शो करते हैं करंट एसेट्स में, और जैसे ही वो एक्सपायर होता है उसे प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस डाल देते हैं। तो वो एसेट का पार्ट नहीं होता कभी भी, इंटेंजिबल एसेट का पार्ट नहीं होता। इंटेंजिबल एसेट है ना नॉन करंट एसेट, जिसको हम अमोर्टाइज करते हैं, वो इस तरह से नहीं होता है, वो भी एसेट, लेकिन वो IAS 38 का इंटेंजिबल एसेट नहीं है, वो हमारा एक्रूवल है। प्री पेमेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है, एक्रूवल कॉन्सेप्ट, उसके हिसाब से वो फॉर द ईयर खर्चा नहीं है, तो हम उसको अगले साल में एसेट ले जाते हैं। जी अमीन खान साहब, क्लियर हो गई बात? वापस आते हैं, 160 मिलियन और 120 मिलियन का खर्चा किया। बेस्ड ऑन मार्केट एनालिसिस इट इज एस्टिमेटेड दैट वैक्सीन ए वुड जनरेट रेवेन्यू ऑफ 300 मिलियन पर एनम फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, 5 साल तक उसका बेनिफिट होगा। और वैक्सीन बी जो है वो जनरेट एनुअल रेवेन्यू ऑफ 80 मिलियन फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड, वो चलती जाएगी वैक्सीन इनडेफिनिट पीरियड के लिए। तो क्या करेंगे, पूछा क्या है, बताएं उनको कैसे जो है वो कॉन्फर करें। तो हम बताएंगे जो ए है उसको कैपिटलाइज करें और बी को कैपिटलाइज करें कि ना करें। हाँ जी, ए को कैपिटलाइज कर दें, बी को करें कि ना करें, दोनों को कैपिटलाइज करें, ये भी कैपिटलाइज होगा और ये भी कैपिटलाइज होगा, दोनों कैपिटलाइज हो जाएंगे क्योंकि फ्यूचर में बेनिफिट्स आने हैं। अब इससे आगे बात करेंगे कि अमोर्टाइजेशन चार्ज करेंगे, वो किस पे होगी। हाँ जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इन सवालों को आपने लिख के करना है, और थ्योरेटिकल सवाल भी हों अकाउंटिंग के तो उसके पैराग्राफ में लिखा करें, पॉइंट्स में लिखा करें। तो आप इनको पॉइंट्स में लिख के कीजिएगा, ठीक है, पॉइंट्स में लिख के कीजिएगा, और अभी करने हैं लिख के, रिवीजन के टाइम पे पढ़ लें, अभी लिख के करने हैं, तो इनको लिख के जरूर करना है। अगर आप सवाल लिख के नहीं करेंगे
तो 2-4 सवाल और करेंगे, उसके बाद आप कहेंगे पता नहीं सवाल करना कैसे। तो सवाल को लिखना है, पॉइंट बताएंगे कि नए वैक्सीन्स डेवलप की, उनका फ्यूचर में बेनिफिट भी है, ठीक है, फ्यूचर में बेनिफिट भी है, अमाउंट आइडेंटिफाई हो रही है। तो अज्यूमिंग ऑल अदर कंडीशंस आर मेट, कंडीशंस बताने की जरूरत नहीं, बस ऑल अदर कंडीशंस आर मेट हो रही है, तो क्या करेंगे, बोथ विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल एसेट। मोरओवर एडिशनली amortization will be charged on vaccine A पे चार्ज करेंगे, whereas no amortization will be charged on vaccine B as it has indefinite useful life। और फिर हाउ मच विल बी द अमाउंट ऑफ amortization, ए पे amortization कितनी होगी कैलकुलेट करके बताएंगे, 160 डिवाइडेड बाय, उसने कहा हर साल जो है वो 300 मिलियन है, तो बस इक्वली हुआ ना, 300 इंटू 5 1500 ओवर 1500 इंटू 300 कर दें, कितना आ गया, हाँ जी कितनी अमाउंट आ गई, हाँ जी कितनी अमाउंट आ गई बताइए, 32। तो हम बताएंगे कि 32 जो है वो amortization चार्ज हो जाएगी। अच्छा जी, कह रहे हैं प्री पेमेंट तो होगी ना 323, ये क्या चीज आपने बता दी, प्री पेमेंट होगी 323। हाँ शावेद साहब कहाँ पे 323 की प्री पेमेंट है, 32 लिखना था, कौन सा 32 प्री पेमेंट होगा, हाँ जी कौन सा 32 जो है वो प्री पेमेंट होगा, हाँ जी बताइए तो, अलग क्वेश्चन पूछ रहा था, कौन से सवाल में, हाँ जी किस सवाल में बताइए, इस सवाल में कोई प्री पेमेंट है, कौन से क्वेश्चन में, इस सवाल में तो हमने, अच्छा प्री पेमेंट का जो है वो कोई ताल्लुक ही नहीं है इंटेंजिबल एसेट या टेंजिबल एसेट के साथ, वो तो टाइम के हिसाब से आपने कोई पैसे एडवांस में दे दिए, उसको आप प्री पेमेंट कह देते हैं। हाँ जी अमीन साहब ने सवाल पूछा अगर डेवलपमेंट फेज गुजर गया और क्या जी, चलें ठीक है, शावेद साहब समझ आ गई, वो कहते मैंने पहले लिख रखा था सवाल और अचानक वो सवाल जो है वो दौड़ गया, कोई बात नहीं। हम सेल करना चाहें तो क्या सेल करना है हजरत जी, डेवलपमेंट फेज गुजर गया, ठीक है, और हम अपनी डेवलपमेंट फेज जो है वो सेल करना चाह रहे हैं, इस बारे में बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है यही पूछ रहे होंगे। हाँ हमने डेवलपमेंट कर ली और उसके बाद हमने जो है वो उसको कैपिटलाइज भी कर लिया, काम शुरू किया, या नहीं भी किया और हमने सोचा इसको बेच देते हैं, तो बेच दें, डिस्पोजल हो जाएगी, जैसे प्रॉफिट लॉस निकालते हैं डिस्पोजल का, उसका एसेट उठाएं डिस्पोजल में डाल दें, अमोर्टाइजेशन अगर कोई चार्ज हुई है तो उठाएं डिस्पोजल में डाल दें, जितने का बेचा डिस्पोजल में डालें, प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। डिस्पोजल रूटीन में जो करते हैं वही डिस्पोजल। हाँ जी सवाल पे आते हैं, अमीन साहब आपका सवाल नहीं समझ आया, आप सवाल ज़रा थोड़ा क्लियर करके पूछिए, फिर पता लग जाएगा कि आप क्या पूछना चाहते हैं। क्लियर नहीं हुआ तो जो आपने सवाल पूछा वो मुझे क्लियर नहीं हुआ, आप काइंडली दोबारा सवाल पूछिए, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप सवाल लिखें, मीनवाइल हम अगला जो है पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, सेकंड वाला पॉइंट। हाँ जी पॉइंट नंबर 2 है, ₹6 million was paid for a television advertisement campaign that will cover a period of 6 months from 1st May 2013 to 31 October 2013. Directors believe that the campaign would help to achieve the sales growth target of 8% for next 2 years.
लो जी, ये सवाल मैं लिख के करता हूँ, इसका जवाब अमीन साहब अल्लाह बख्शे, हम डेवलपमेंट फेज से गुजर गए, आगे की करना है, आगे सवाल पूछे ना। आपने लिखा अगर हम डेवलपमेंट फेज से गुजर गए, अब आगे सवाल बताए ना क्या है, आगे सवाल पूछेंगे तो पता लगेगा ना। आप ना सवाल अपना कहते हैं तो मैं माइक ऑन कर देता हूँ, माइक पे पूछ लें, बताएं, माइक ऑन करूं? हाँ जी, जी अमीन साहब माइक ऑन हो गया, बोले। ऑन हुआ माइक, अपना माइक ऑन करें और बताएं। जी तो जी जी बताइए। सर मैं ये पूछ रहा था कि अगर हम डेवलपमेंट फेज से भी गुजर गए और रिसर्च फेज से भी गुजर गए तो हम्म आगे या तो हम कमर्शियल प्रोडक्ट बनाएंगे हम्म या हम फाइनली टेस्टेड फार्मूला जो है उसको सेल करेंगे। तो अगर फाइनली टेस्टेड फार्मूला हमने सेल कर दिया तो उस केस में क्या होगा? और दूसरा सवाल ये सर कि अगर डेवलपमेंट और रिसर्च फेज हो गई दोनों हम्म और प्रोडक्ट बन गया और प्रोडक्ट बनने के बाद अगर हम इसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहे तो उसके लिए मजीद रिसर्च की जरूरत होगी, तो उस केस में हम क्या करेंगे? ठीक हो गया। लो जी, अमीन खान साहब ने जो है वो एक नई, मैं ऑफ कर दूं पहले सारे, चले जी। अमीन खान साहब ने एक सवाल नहीं पूछा, उन्होंने एक, दो, तीन, चार सवाल इकट्ठा पूछ लिया है, बल्कि कुछ लोग कह रहे हैं 5 सवाल पूछ लिया है। तो 5 सवालों का जवाब अब मुझे देना पड़ेगा। जैसे अमीन साहब ने पूछा है वैसे ही तो सवाल का जवाब देना है। तो सुने, पहली बात, अच्छा जी, उन्होंने फरमाया कि डेवलपमेंट फेज से गुजर गया और रिसर्च फेज से गुजर गया। मैं उसकी तरतीब ठीक कर दूं, पहले रिसर्च फेज से गुजर गया, फिर डेवलपमेंट फेज से गुजर गया। ठीक है, डेवलपमेंट पहले नहीं होगा, रिसर्च पहले होगा, डेवलपमेंट बाद में होएगा। अच्छा जी, तो रिसर्च अच्छा जी, तो अच्छा वो कहते नहीं सर जी हमको बताओ, सबको हमको नहीं इस तरह समझ आएगा, चले मैं सबको बता देता हूँ जी। तो हमने क्या किया, रिसर्च कर दी, हो गई, एक्सपेंस चार्ज कर दिया, ठीक हो गया। फिर हमने डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट को